बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? कल का नावल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है सनोबर फ़हीम अख्तर का है। ये कंप्लीट नावल है, मोहब्बत ज़ीज़ का हासिल है। ये बॉस एम्प्लॉय बेस्ड है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेस्ड है, लव आफ्टर मैरिज है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ये नावल लिखा हुआ है। ये आया था आई थिंक रिदा में आया था ये ना, हाँ ये रिदा के शुमारे में आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहब्बत ज़ीज़ का हासिल है बाय सनोबर फ़हीम अख्तर। बासित खबीज़ कहाँ मर रहे हो? असद और साद जारहाना अंदाज में उसके कमरे में दाखिल हुए। अपने बेड पर मर रहा हूँ, इंतहाई इत्मीनान से जवाब आया। अच्छा खासा आयान भाई ने लंच पे ले जाने का प्रोग्राम बनाया था, पर इस नींद की पुड़िया की वजह से सब गारत हो गया। साद ने उसका कंबल खींचा। क्या है यार, सोने दो अभी, लंच का टाइम कहाँ हुआ है? लंच का टाइम कहाँ हुआ है? बासित ने झिंझला कर कहा। हाँ लंच का कहाँ, अब तो डिनर का टाइम स्टार्ट हो रहा है। असद ने उसे खूनखार नज़रों से घूरा। क्या लंच का टाइम ख़त्म? वो उछल कर बैठ गया। हाँ, और अयान भाई हमें उस खानसामा के रहमो करम पर छोड़ गए हैं, सिर्फ इस एक तेरी नहुसत की वजह से। साद ने उसे लताड़ा तो वो शर्मिंदा हो गया। सॉरी, मैं यहाँ पर अपना MP3 लेने आया था, सोचा अभी वक्त है तो थोड़ी देर लेट गया। संडे आता आता भी तो एक बार है, तुम लोग डिनर नहीं रख सकते थे क्या? उसने आखिर में उन दोनों को इल्ज़ाम दिया। वाह, सोने की मशीन खुद से गलती हुई और अब इल्ज़ाम हमें दे रहा है। छोटे होने का बहुत फ़ायदा उठाता है तू, असद ने घूरा। भाई तुम दोनों ने मुझे उठाया क्यों नहीं? वो फिर मिनमिनाया। वाह, मेरे भीगे बिल्ले खुद गेस्ट रूम में आकर मर रहा है और हमें कह रहा है कि हमने तुझे उठाया क्यों नहीं। उसने उसके दप लगाई। हाँ हमें तो जैसे इल्हाम हो जाएगा कि बासी सऊद अहमद कहाँ जलवा अफरोज़ है इस वक्त, साथ ने भी कहा। और किसके ख्वाबों में गुम है? असद ने टुकड़ा लगाया तो बासित ने घूरा। देखो बहुत हो गया, अब तुम दोनों पर्सनल्स पर आ रहे हो। अरे वाह, हम जो करें तो पर्सनल्स और जो तू करे वो हक, असद ने उसी के अंदाज में कहा। अच्छा ये बताओ हिटलर कहाँ है? उसने आयान के मुतालिक पूछा। वो तो गए अपनी पहली बीवी के साथ, साद ने कहा तो वह हंस दिया। क्यों, आज दूसरी बीवी क्या उनका इंतज़ार नहीं कर रही थी? बासित ने कहा। नहीं, आज वो उनकी सौतन के साथ है, असद ने मुस्कुरा कर कहा। यार मुझे ये समझ में नहीं आता, अपनी दोनों बीवियों से इतना प्यार क्यों है? बासित बोला। बेटा सारिम भाई उनकी पहली बीवी इसलिए हैं क्योंकि वो उनके साथ बचपन से है और उनके अलावा दूसरा कोई उनका दोस्त नहीं है। और उनकी दूसरी बीवी उनका बिजनेस है क्योंकि उनका सारिम भाई के बाद जो वक्त बचता है वो अपने बिजनेस को देते हैं, इसलिए उन्हें अपनी दोनों बीवियों से बेइंतहा मोहब्बत है। साद ने उसे सही से समझाया तो सर हिलाकर रह गया। यार वैसे अपनी असल भाभी का क्या होगा? भाई ने तो उनके उनके लिए दो दो सौतें ला रखी हैं। वो भी पहले से बात से शरारत से बोला। कुछ नहीं होगा, वो भी भाई से कहेंगी आपको अपनी दोनों बीवियों से फुर्सत ही नहीं है कि मुझे देखें। साथ ने भी जनाना स्टाइल में बोला तो वो हंस दिए। यार वैसे भाई 30 साल के हो गए, अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, पापा से भी बात करनी पड़ेगी। बासित फिर बोला। अच्छा फिलहाल नीचे चल छोचे, हमें बहुत भूख लग रही है। वो लोग उससे बोले तो मुस्कुराकर उनके साथ नीचे चल दिया। अम्मी लाइबा आ गई है। शफक ने जैसे ही लाइबा को हंसते मुस्कुराते अंदर दाखिल होते देखा तो चीख पड़ी। अल्लाह खैर, क्या हो गया ऐसा जो तुम चीख रही हो? अम्मी दिल पर हाथ रख कर कमरे से बाहर आई। अरे मेरी प्यारी अम्मी, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं तो एक खुशखबरी लाई हूँ। वह तजस्सुस पैदा करते हुए बोली। मुझे पता है तुम आज इतनी खुश क्यों हो, तुम्हें नौकरी मिल गई है ना? अम्मी मुस्कुरा कर बोली। अम्मी आपको कैसे पता चला? शफक और लाइबा दोनों ने हैरानगी से उन्हें देखा। बेटा मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानती हूँ कि कब मेरे बच्चे सुखी हैं और कब दुखी। एक वो था जो माँ को छोड़ के चला गया और एक तुम दोनों हो जो माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। अल्लाह सबको तुम दोनों जैसी बेटियाँ दे। उन्होंने हलीम लहजे में बोलते हुए दोनों को गले लगाया। अम्मी आपको कितनी दफ़ा कहा है हसन भाई को मत याद किया करें, हम दोनों आपको उन जैसी मोहब्बत नहीं दे पाते। शफक गुस्से में मगर धीमे लहजे में बोली। शफक ऐसा नहीं को, अम्मी की पहली औलाद है, वो कैसे भुला दे, और हम भी तो याद करते हैं उन्हें, हमारा एक ही तो भाई है। लाइबा नाम लहजे में बोली। वो थी ही ऐसी सुलझू तबीयत की मालिक। नहीं आप दोनों ने याद करते होंगे, पर मैं ऐसे खुदगर्ज शख्स को कतई याद नहीं करती जो दौलत की चमक दमक में अपनी माँ और दो जवान बहनों को दुनिया की ठोकरों पर छोड़कर चला गया। वह तल्ख लहजे में बोली।
अच्छा बेटा बस करो और देखो लाइबा भी आई है, भूख लगी होगी उसे, तुम खाना निकालो फिर हम मिलकर खाना खाते हैं। उन्होंने उसका गुस्सा ठंडा किया। अम्मी इसका सारा गुस्सा तो हमीद भाई ठीक करेंगे। आप मुझे नौकरी मिल गई है ना, सबसे पहले आप उसे चलता करें ताकि आपकी सारी मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए रहे। लाइबा ने माहौल को हल्का फुल्का किया तो सब हंस दिए। जी नहीं अम्मी, अम्मी की मोहब्बत हमेशा मेरे लिए भी ऐसी ही रहेगी, है ना अम्मी? उसने लाइबा को घूर कर अम्मी से तायीद चाही। हाँ मेरी मोहब्बत मेरे तमाम बच्चों के लिए बराबर है, उन्होंने मोहब्बत से बात ख़त्म की। कमाल सिद्दीकी और फरह तारा के 3 बच्चे थे। सबसे बड़े हसन, फिर शफ़क़ और सबसे छोटी लाइबा। कमाल साहब एक प्रोफेसर थे, घर अपना था और उनकी हलाल कमाई से उनका घराना खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था कि अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई और एक दिन उनका इंतकाल हो गया। हसन भी नौकरी पर था और कमाल साहब का कुछ फ़िक्स डिपॉज़िट भी जमा था। इस तरह ज़िंदगी की गाड़ी चल रही थी। शफ़क़ अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और लाइबा एमए इकनॉमिक्स के लास्ट ईयर में थी कि हसन की शादी और शफ़क़ की मंगनी कर दी गई। हुरिया बहुत तेज़ मिजाज की लड़की थी। 2 महीनों के अंदर अपने पापा से कहकर हसन को लंदन ले गई और वहाँ जाकर सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। पर फरह तारा ने हिम्मत से काम लिया। शफ़क़ ने स्कूल में जॉब कर ली और कमाल साहब की जमा पूंजी से घर चलने लगा। लाइबा का एमए कंप्लीट हुआ तो शफ़क़ के ससुराल वालों ने शादी का तकाजा किया और इस तरह उसको जॉब छोड़कर शादी की तैयारी करनी शुरू करनी पड़ी और लाइबा ने जॉब की तलाश शुरू कर दी। और ये उसकी खुशकिस्मती थी कि इससे पहले ही दिन सऊद इंटरप्राइजेज़ में कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई। अच्छे माहौल को देखकर उससे जॉब के लिए हाँ कर दी। यार तू अंकल की बात मान क्यों नहीं लेता? सबको परेशान करके रखा हुआ है, अब तो मैं भी उनका साथ दूंगा। तो क्यों सबको तकलीफ दे रहा है? सारिम गुस्से से बोला तो अयान उसके यूं गुस्से होने पे मुस्कुराया। बोल लिया या और कुछ है? उसने इंतहाई इत्मीनान से पूछा। हाँ बोल लिया। उसके यूं बोलने पर वो मुस्कुरा दिया। यार मैं उनकी बात नहीं मान सकता, तू जानता है पापा की एक ही बात है और मैं अपने तीनों भाइयों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं कोई ऐसा फित्ता घर नहीं लाना चाहता जिससे मेरे घर के पुरसकून दिल माहौल में इर्ताश पैदा हो। वो इंतहाई संजीदगी से बोला। यार ज़रूरी तो नहीं हर लड़की एक जैसी हो, तो किसी पर भरोसा करके तो देख। उससे फिर कोशिश की। नहीं सारिम, हर लड़की फसाद की जड़ होती है। मैंने देखा है शादी के बाद हर मर्द को अपने घर वालों से जुदा कर देती है। वो भी उसी के अंदाज में बोला। यार तो पूरे 30 साल का हो गया और अंकल की भी ख्वाहिश होगी अपनी बहू और पोतों की। तूने तो उनका ख्वाब ही तोड़ दिया। तुम तो शादी के नाम से ऐसे बदकते हो जैसे लाल कपड़े को देखकर बैल बदकता है। आखिर में वो पटरी से उतरा तो अयान हंस दिया। यार मैंने कहा ना मुझे शादी ही नहीं करनी। तो मुझे कोई हल दे सकता है? इसका तो देवर ना चलता फिरता नजर आ। उसके इस तरह बोलने पर उससे घूरा। मतलब अब तुम मुझे भी बहका रहे हो? ये ना भूलना मैं तुम्हारा दोस्त ही नहीं तुम्हारा लीगल एडवाइज़र भी हूँ। उससे कुछ टपट कर कहा। तो फिर मुझे मेरे मसले का हल बताओ। वो भी तुर्की ब तुर्की उससे बोला। यार सोचने का कुछ वक्त दो, मैं कोई हल सोचता हूँ ताकि अंकल भी खुश हो जाए और तुम्हें भी कोई परेशानी ना हो। वो पुरसोच अंदाज में बोला। जो भी करना हो जल्दी करो, मैं इस झंझट से छुटकारा चाहता हूँ जल्द अज जल्द। पापा मेरी शादी पर बहुत ज़ोर दे रहे हैं, तुम जल्द ही कोई बीच की राह निकालो। ठीक है मुझे वक्त दो। वो ये कहकर बाहर निकल गया। अयान अपने काम पर झुक गया। वो जानता था सारे मुझके लिए कोई अच्छा हल ढूंढ लेगा। यार वैसे एक बात है, एक जैसी शक्ल होने का बड़ा नुकसान है। जैसे ही आयान घर में दाखिल हुआ बासित उनकी तरफ लपका। भाई मुझे बचाएं, साथ भाई मुझे जान से मार देंगे। वो आयान को देखकर इंतहाई खौफजदगी से बोला। ये क्या हो रहा है? और साथ ये बासित क्या कह रहा है? वो अपनी हैरानगी छुपाते हुए संजीदगी से पूछने लगे। भाई झूठ बोल रहा है, ये कह रहा है कि मैं गिरा पड़ा हूँ। वो जल्दी से बोलता आखिर में झुंझला गया। बासित ये साथ क्या कह रहा है? अब बासित की शामिल आई तो उसने असद को मदद तलब नज़रों से देखा। भाई बासित बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसने मेरा बैलेंस चुराया और ये हमेशा ऐसा करता है और लड़कियों को बेवकूफ़ बनाता है। असद ने भी जी भर की आग लगाई और साथ उसे घूर कर रह गया क्योंकि वो जानता था कि आया लड़कियों के नाम पर भी गुस्सा हो जाता है। वो भाई मैं तो वो मिनमिनाया पर कुछ बोल ही नहीं पाया। हाँ भाई जब मैंने इसे एहसास दिलाना चाहा तो उल्टा मुझे ही मारने के लिए आगे। बासित तभी मस्कीन सी सूरत बनाकर झूठ बोला तो साथ उसके इतने साफ झूठ पर उसे बोलने पर उसे देख कर रह गया। झूठ बासित साफ झूठ बोल रहा है। वो छट से बोला। बस अब तुम लोगों की बस अब मैं तुम लोगों की कुछ नहीं सुनूंगा। साथ अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, इस वीक पे पापा आ रहे हैं, फिर तुम लोगों की क्लास वही लेंगे। भाई सच पापा आ रहे हैं? बासित खुशी से चीख पड़ा। हाँ और साथ असद अब तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, पढ़ाई पूरी हुए 6 महीने हो गए हैं, अब ऑफिस ज्वाइन करने की तैयारी कर लो। पापा आते ही तुम दोनों को ऑफिस भेजना स्टार्ट करेंगे। बहुत छुट्टियां एंजॉय कर ली। वो उन दोनों को हिदायत देता निकल गया। यार इतनी जल्दी क्या है? अभी तो पढ़ाई से जान छुट्टी है कि पापा बिजनेस से रिश्ता पक्का करने की सोच रहे हैं। साथ बुरी सी शक्ल बना कर बोला। नहीं यार सारा बर्डन भाई और पापा पर है, अब हमें भी कुछ करना चाहिए। ऐसे संजीदगी से बोला।
वैसे तुम दोनों ने देखा, आज हिटलर का मूड कुछ ऑफ था। बासित ने भी हिस्सा लिया। उनका मूड तो हम तीनों को देख के ऐसे ही खराब हो जाता जैसे मीठे बादाम खाते खाते कड़वा बादाम मुंह में आ जाए। हम लोगों की हरकतें ही ऐसी हैं। असद बोला तो वो दोनों भी अपनी अपनी हरकतें याद करके शर्मिंदा हो गए। मैम, आज से आप आयान सर की सेक्रेटरी हैं। कंप्यूटर सेक्शन में काम ज़्यादा नहीं है, इसलिए आज से आपको वहाँ सर के कैबिन में बैठना होगा। रिसेप्शन पे अस्मा ने उसे बताया तो वो उछली पड़ी। उसे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो गए थे और इन 2 महीनों में उसने आयान सऊद की लड़कियों से एलर्जी भी देख ली थी। वो लड़कियों को देखते ही ऐसे मुंह बिगाड़ता था जैसे कड़वा बादाम चबा लिया हो। ये कैसे हो सकता है? मिस्टर सऊद अहमद ने मुझे कंप्यूटर असिस्टेंट की जॉब दी है, तो मैं मिस्टर अयान की सेक्रेटरी कैसे बन सकती हूँ? वो खौफजदा होकर बोली। मैम, ये सर सऊद के ही आर्डर हैं। वो फिर बोली। ठीक है, तुम सर सऊद से कहो, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। वो मजबूत लहजे में बोली। पर मैम, सर सऊद तो आउट ऑफ सिटी हैं और आपको अभी 10 मिनट में सर की कैबिन में होना है, वरना आप पर बहुत गुस्सा होंगे। उसने उसे बताया तो वो मरते क्या ना करते कि मज़ाक अयान के कैबिन में जाने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, वो बेबसी से कहती उसके कैबिन की तरफ बढ़ गई और कैबिन में जाकर सेक्रेटरी की सीट पर बैठ गई और काम में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल के बंद हुआ तो वो चौंक कर मुड़ी और अयान को दरवाजे से आते देखकर खौफजदा हो गई। अयान भी उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसके कैबिन में सना के अलावा कोई लड़की नहीं आती थी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? हस्बत वो किसी लड़की को देखते ही गुस्से में आ गया और सख्त लहजे में पूछने लगा। वो सर, मुझे सर सऊद ने आपकी सेक्रेटरी के नमल बदल के तौर पर भेजा है 1 हफ्ते के लिए। मेरा नाम लाइबा है। वो डरते डरते बोली तो उसने उसका बारीक बीरी से जायजा लिया। फैली हुई स्याह गजाली आंखें, लंबी नाक, शंगरफी लाल सुर्ख होंठ, सोने जैसी दमकती रंगत, चेहरे पर फैली मासूमियत, दराज बाल जो उसकी चादर से दिख रहे थे, एक दो लटें भी चेहरे पे झूल रही थी। दमकता चेहरा बेइंतहा खूबसूरत थी। पहली दफ़ा देखने वाला उसे दोबारा ज़रूर देखता था। वो थी ही इतनी प्यारी, उससे नजरें चुरा ली। दिल में कुछ हुआ। ठीक है, तुम काम करके मुझे रिपोर्ट दो, उसने कहा, फिर अपनी सीट पर बैठ गया। हुसन तो बहुत देखे थे, मगर ऐसा पुरनूर हुसन उससे पहली बार देखा था। उसके चेहरे पे फैला चांद का सा नूरानी नूर उसके चेहरे को बिल्कुल अजीब सी जिला बख्श रहा था। वह सर झटक कर काम में मसरूफ़ हो गया और वो भी डरती डरती अपने काम में लग गई। अम्मी क्या कर रही हैं? वो किचन में आकर बोली। कुछ नहीं, खाना गम कर रही हूँ। अभी शफक से मेरी बात हुई है, कह रही थी हमीद के साथ कनाडा जा रही है। उसकी जॉब लग गई है, वहाँ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल बाद वापस आ जाएगी। लड़कियां भी कितनी जल्दी अपने घर की हो जाती हैं। वो खुश होकर बताने लगी, फिर अफसरदगी से बोली तो लाइबा उनके गले लग गई। अम्मी, क्या मैं आपके पास नहीं हूँ? शफक की शादी हो गई तो क्या हो गया? मैं तो हूँ ना आपके पास। उसके खफकी भरे अंदाज से कहने पर वो मुस्कुरा दी। हाँ मेरी जान, तुम हो, पर तुम्हारी भी तो शादी करनी है एक दिन। उन्होंने प्यार से उसके चपत लगाई। मुझे नहीं करनी शादी वादी, मैं तो हमेशा आपके पास रहूँगी। वह मुंह वसूर कर बोली। तो फिर उस शहजादे का क्या होगा जो तुम्हारे इंतज़ार में होगा? उन्होंने पूछा तो वह मुस्कुरा दी। कुछ नहीं होगा, मुझसे कह देंगे कि अगर उसे शहजादी चाहिए तो उसे ब्याह कर शहजादी के घर आना होगा, क्योंकि शहजादी तो विदा होगी नहीं, इसलिए उसकी रुखसती करा के ले आएंगे। वो शरारत से बोली। तो अम्मा मुस्कुरा दी। अच्छा, अब मजाक बंद करो, ये बताओ तुम्हारा ऑफिस कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, सब बहुत अच्छे हैं। मुझे भी कोई मसला नहीं है। वो नज़र चुरा कर बोली। चलो अच्छा है, तुम भी सुकून से हो। मैं तुम्हारे लिए खाना निकालूं, तबीयत कुछ बोझल सी हो रही है। वो उठते हुए बोली। अरे आप बैठे, मैं खाना खुद निकाल लूँगी। आजकल वो अम्मा की वजह से बहुत परेशान थी। उनकी गिरती हुई सेहत उसे परेशान कर रही थी। मैं आई कम इन सर? वो आज कुछ लेट हो गई थी। वो अयान के गुस्से से वाकिफ़ थी, इसलिए डर रही थी। यस कम इन, वो भारी दिलनशीन आवाज़ में बोला तो वो अंदर दाखिल हुई। सॉरी सर, मैं आइंदा लेट नहीं होंगी। एक्चुअली अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और घर में भी सिर्फ मैं ही थी और ट्रैफिक का रश भी बहुत था, इसलिए लेट हो गई। वो बेतकान बोली जा रही थी कि अयान जैसे संजीदा और लड़कियों से एलर्जिक बंदे के चेहरे पर भी उन बातों को सुनकर मुस्कुराहट आ गई। वो खुद अब इस बेखुदी पर हैरान था। ओके मिस लाइबा, आप अपना काम स्टार्ट करें। मैं फिर आपसे कुछ अपडेट्स देता हूँ। उसकी संजीदा आवाज़ पर उसे ढारस हुई कि वो गुस्सा नहीं है, तो वो मुश्किल सांस बहाल करती आगे बढ़ी। यस सर कहती हुई आगे बढ़ गई और अपनी सीट पर बैठ गई। वो भी अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। सारिम तो कब से कह रहा है कुछ करूँगा, पर अब तक तो सिर्फ तू मक्खियाँ ही मार रहा है। वो उस पर बरहम हुआ। वो मुस्कुरा दिया। यार तू शादी कर क्यों नहीं लेता? सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। अब मेरी राहीला को ही देख ले, मेरा एक बेटा भी है, फिर भी वो कितना मिलजुल कर रहती है हमारे साथ। उसने अपनी बीवी की मिसाल दी। वो उससे किसी भी तरह कायल करना चाहता था, क्योंकि वो उसका मुखलिस दोस्त था। यार तेरी किस्मत अच्छी थी कि तुझे राहीला भाभी जैसी लड़की मिल गई, पर हर कोई इन जैसा नहीं होता। वो फिर बोला। तुम मुझे ये बता कि तेरे पास कोई हल है या फिर मैं अपने तरीके से मामला समेटूं? वो संजीदगी से बोला तो उसके जवाब देने से पहले ही कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। यस, वो बोला तो चादर में ढकी छुपी लाइबा अंदर दाखिल हुई। आए मिस लाइबा, कोई काम था क्या?
वो संजीदगी से मुखातिब हुआ। सर, वो जिलानी इंटरप्राइजेज से हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, वो जल्द ही ये डील फाइनल करना चाहते हैं। ये रहे उनके पेपर्स। वो भी संजीदगी से बोली तो सारे मुझको देखने लगा। वो इस छोटी सी लड़की का वक़ार और तमकीनत देख रहा था। उसने हुस्न, मासूमियत और पाकीज़गी पहली बार मुजस्सम देखी थी और वो दिमाग में कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। ठीक है मिस लाइबा, वैसे मिस सना कब आ रही हैं? उससे सेक्रेटरी के बारे में पूछा। सर, वो कल से ज्वाइन कर रही हैं और मैं अपने डिपार्टमेंट में वापस लौट जाऊंगी। उससे खुश होकर बताया तो वो चौंक गया। उससे गौर किया था वो अपने डिपार्टमेंट में बहुत खुश रहती थी और उसके सामने बहुत खौफजदा हो जाया करती थी। ठीक है, अब आप जाएं, उसके कहते ही वो निकल गई। हाँ, अब तुम बोलो, तुमने कुछ सोचा भी है या नहीं? वो सारे से उलझ गया। हाँ, एक हल है मेरे पास, अगर तुम राज़ी हो जाओ, वो पुरस्कार लहजे में बोला। तो इतनी देर से मेरा दिमाग क्यों खा रहे थे, बका क्यों नहीं? वो तब कर बोला, तुम पेपर मैरिज कर लो, अंकल के सामने चले जाओ और 1 साल के बाद वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देना और कह देना कि इस लड़की ने तलाक मांग ली है। उस तरीके से तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा और अंकल भी बाद में कुछ नहीं कहेंगे। वो कुछ सोचकर मुस्कुरा भी रहा था। यार वो तो ठीक है, मगर ऐसी भरोसामंद लड़की आएगी कहाँ से? लेकिन यार इस बात का भी डर है कहीं पापा को सच का पता ना चल जाए। वो मुतफिक्र हुआ। यार ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे और इस लड़की के अलावा ये बात किसे पता होगी? और वैसे एक लड़की है मेरी नज़र में, तुम कहो तो मैं तुमको उसका नाम बताऊँ? वो बुर्दबारी से बोला। कौन है वो? चौंक कर बोला, मिस लाइबा, जो अभी यहाँ से गई हैं। आजकल के मॉडर्न दौर में इस जैसी लड़की मिलना मुश्किल है। ये हमारे ये हमारे काम भी आ जाएंगी और तुम्हें ब्लैकमेल भी नहीं करेंगी। वो बोला, पर उसका दिल कह रहा था कि उसकी नौबत ही नहीं आएगी। उसने पहली बार आयान को किसी लड़की से इज्जत से मुखातिब होते देखा था, वरना हर लड़की से बात करते हुए उसके लहजे में नागवारी होती थी। ये उसके लिए एक रिस्क तो था, पर अपने दोस्त के लिए ये रिस्क लेना ही था। नहीं यार, वो बहुत शरीफ लड़की है और वो इस काम के लिए राज़ी भी नहीं होगी। वो संजीदगी से बोला, पर इतनी जल्दी किसी लड़की का मिलना भी बहुत मुश्किल है और अंकल का तुझे दिया हुआ अल्टीमेटम भी ख़त्म होने वाला है। चल, मैं तो चलता हूँ, बाद में मिलूंगा, अभी लेट हो रहा हूँ। वो वहाँ से चला गया। उसके लिए सोचो कि कई दरवाजे खोल लिया था। वो जानता था उसका फैसला क्या होगा। तो बरखुरदार, आपने क्या सोचा? सऊद अहमद कल ही आए थे और सुबह ही नाश्ते की टेबल पे आयान से बात शुरू कर दी। पापा, वो मैं जल्दी ही आपको जवाब दे दूंगा। वो पहले तो गड़बड़ा गया, फिर संभल कर बोला, भाई इसका मतलब है आपने लड़की पसंद कर ली है? बासित पुरजोश होकर बोला, अरे पागल, अगर कर ली होती तो अब तक वो हमारे साथ बैठी नाश्ता कर रही होती। पर लगता है भाई हमें टाल रहे हैं। साथ भी उसके साथ मिल गया तो आयान सटपटा गया। बेटा, कितना वक्त और लेंगे आप? जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब जवाब देंगे क्या? पापा उन दोनों की बात नज़रअंदाज करते हुए उस पर बरहम हुए तो वो चारों हैरान रहे कि उनके पापा ने आज तक उनसे गुस्से से बात नहीं की थी, बल्कि उनको बिल्कुल माँ जैसा प्यार दिया था। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप हर्ट हुए, पर मैं आपको इस वीक ही उससे मिलवा दूंगा। वो जज्बाती होकर बोला तो वो भी पुरसुकून हो गई। इट्स ओके बेटा, मुझे भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पर अब मैं आपके फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहता हूँ। अगर आपकी माँ आज जिंदा होती तो वो आपको इतना आज़ाद नहीं घूमने देती। वो शफीक लहजे में बोले तो वो चारों मुस्कुरा दिए। भाई, मुझे यकीन है हिटलर पापा को टाल रहे हैं। उनको कोई लड़की पसंद ही नहीं आ सकती। बासित असद से बोला तो उसकी आवाज़ इतनी थी कि डाइनिंग टेबल पर बैठे सब अफराद उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। बासित सऊद साहब तनबी करके बोले तो वो सटपटा गया। आई एम सॉरी, वो शर्मिंदा हुआ। आयान, याद रखिएगा, 1 हफ़्ता मतलब 1 हफ़्ता, ओके? वो फिर बोले तो वो सोच में पड़ गया। सऊद अहमद और हाजरा खातून के 4 बेटे थे, आयान, फिर साद और असद जो जुड़वा थे, और सबसे छोटा बासित। बासित के पैदा होने के 8 साल बाद ही हाजरा खातून इस दुनिया से रुखसत हो गई थी और तब से अब तक सऊद साहब अपने बेटे को बहुत प्यार मोहब्बत से संभाल रहे थे। वो ऑफिस में था और मुसलसल अपने कैबिन में टहल रहा था। पिछले 1 हफ्ते से लाइबा का कुछ पता नहीं था और वो मुसलसल उसका इंतजार कर रहा था। उससे तंग आकर उसके घर कॉल करवाई तो उसे पता चला उसकी माँ को हार्ट अटैक हुआ है और वो उसी वजह से जॉब पर नहीं आ रही। वो उसकी माँ की आदत के लिए और उससे बात करने अस्पताल चल पड़ा। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट का हमाद पहले ही वहाँ मौजूद था। वो उसको देखकर चौंक गया, फिर सर झटक कर आगे चल पड़ा। मिस लाइबा, अब कैसी हैं आपकी अम्मी? वो लाइबा के पास आकर बोला तो वो दोनों चौंक गए। सर, डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी सीरियस कंडीशन है, जल्दी ठीक हो जाएंगी। वो संभल कर बताने लगी, पर उसकी सुर्ख आंखें, सूजे हुए पपुटे और सुर्ख नाक से बेचैन कर गई। दुपट्टा उसके चेहरे का हाला किए हुए था और वो पाकिज़गी का पैकर लग रही थी। आप अल्लाह से दुआ कीजिए, उसकी ज़ात किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। वो तसल्ली देते हुए बोला। थैंक यू सर, वो तो शक्कर हमें इस लहजे में बोली। अच्छा लगा, मैं चलता हूँ, कल आ जाऊँगा। अम्मी अकेली हैं, बाबा भी नहीं है, मैं कल तक गाँव से आ जाऊँगा। ये कहकर हमा चला गया। मिस साहिबा, अगर आपको कोई माली सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ झिझकिएगा नहीं। वो पुरखलूस अंदाज में बोला। थैंक यू सर, बट मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं। वो सहूलत से इनकार कर गई। उसके पापा का फिक्स डिपॉजिट उसके बहुत काम आ गया था।
शफक भी यहाँ नहीं थी कि वो उसको बता सकती। उसको सबसे ज़्यादा फिक्र अम्मी की हो रही थी। मैम, आपकी मदर आपको बुला रही हैं। डॉक्टर ने उन्हें रूम में शिफ्ट करके उसे बताया तो वो जल्द ही रूम में पहुंच गई। पीछे अयान भी दाखिल हो गया। अम्मी, आप ठीक तो है ना? वो उन पर झुककर पूछने लगी तो वो मुस्कुरा दी उस तफहामी नज़रों से अयान को देखने लगी। अम्मी, ये मेरे ऑफिस के। वो बोल ही रही थी कि वो उसकी बात काट कर बोली, मैं जानती हूँ ये तुम्हारा वही दोस्त है ना जिसने तुमसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की है। पर बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा निकाह आज ही हो जाए। मेरी ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं, मेरी खातिर मान जाओ। मैं अपने जीते जी इस फर्ज से सुबकदोश होना चाहती हूँ। वो जज्बाती होकर बोली तो वह हैरान परेशान रह गई। अम्मी, आप गलत। वो कुछ बोल ही रही थी कि इस बार अयान ने उसकी बात काट दी। मिस साहिबा, प्लीज़ आप बाहर आएँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो संजीदगी से बोलकर बाहर निकला। आई एम सॉरी सर, वो अम्मी समझी कि आप हमाद हैं। उसने मुझे प्रपोज़ किया था, उसका मैंने अम्मी को बताया था, तो अम्मी आपको मेरे साथ देखकर आपको वही लड़का समझ गई जिसने मुझे प्रपोज़ किया था। आप बेफिक्र रहें, मैं अम्मी को समझा दूंगी। वैसे भी मैंने शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। वो जल्दी से अपनी सफाई में बोली कि कहीं वो कुछ गलत ना समझ ले। मिस साहिबा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? वो संजीदगी से बोला तो वो फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। सर, आप गलत समझ रहे हैं। वो फिर बोली, मिस साहिबा, मैं आपसे साफ बात करूंगा। मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कर रहा हूँ। हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे जिसमें शादी के 6 महीनों के बाद मैं आपको तलाक दे दूंगा। मुझे अपने पापा को राज़ी करना है कि मेरे साथ कोई लड़की नहीं रह सकती और आपको अपनी अम्मी की ख्वाहिश पूरी करनी है। ये एक मुआहदा होगा और बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो संजीदगी से बोला तो वो उस खुदगर्ज इंसान को देख कर रह गई जो अपनी गर्ज के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता था। और कितनी शान से उसके वकार, पाकीज़गी और उसकी इज़्ज़त नफ्स की धज्जियाँ उड़ा गया था। ये क्या बेहुदा मजाक है सर? वो तल्ख लहजे में बोली। मिस लाइबा, ये सिर्फ एक पेपर मैरिज होगी और मैं आपको एक ब्लैंक पेपर पर अलग से साइन करके दूंगा, गारंटी के तौर पर, ताकि आपको ये शक ना रहे कि मैं आपको तलाक नहीं दूंगा। आपकी इज्जत पर भी कोई आंच नहीं आएगी। वो फिर बोला तो वो जहरखन लहजे में बोली, सॉरी सर, मुझे ऐसे घटिया खेल में शामिल होने का कोई शौक नहीं। मैं किसी के यकीन को नहीं तोड़ सकती। हम में इतनी इंसानियत है कि हम किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। वो बोली तो डॉक्टर उस तक पहुंचा और उजलत में अंदर आने को कहा। फ़ौरन तारा की तबीयत हद से ज़्यादा नाजुक थी और एक ही बात कर रही थी, मिस लाइबा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपकी वालदा की ख्वाहिश भी यही है। आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं। उसने उसे फिर समझाया तो वो अपनी माँ की खातिर मान गई और इस नाटक में शामिल होकर उससे निकाह करने पर राज़ी हो गई। पर अपने आप से वो बहुत शर्मिंदा थी कि उसने अपनी मरती माँ के साथ ही नहीं बल्कि ज़िंदा लोगों से भी धोखा किया था जो एक सच्ची खुशी के ख्वाहिशमंद थे। और उसकी माँ उसको मजबूत हाथों में सौंप कर इस दुनिया से चली गई थी। वो अपने कमरे में थी जब अयान उसे लेने आया। वो उसको देखकर ही नफरत से चेहरा मुड़ गया। उस खुदगर्ज इंसान ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। उस वक्त वो कुछ नहीं कर पाई, पर अब वो उससे शदीद नफरत महसूस कर रही थी। वो तो अपने गम में किसी को शरीक भी नहीं कर पाई थी। शफक कनाडा में थी इसलिए नहीं आ पाई और उसकी शादी का जानकर मुतमिन हो गई थी। पर वो उस शख्स का क्या करती जिसको देखते ही उसके अंदर नफरत के लावे फटफटते थे। वो ऐसी नहीं थी। वो तो बहुत ठंडे मिजाज की सुलह जो तबीयत की मालिक थी, पर उस शख्स को देखकर उसका जब्त ख़त्म हो जाता था। लाइबा, आप मेरे साथ चल रही हैं। निकाह कॉन्ट्रैक्ट के पेपर ये रहे और ये ब्लैंक पेपर जिस पे मेरे साइन है। उसने तमाम कागजात उसकी तरफ बढ़ाए जो उसे चुपचाप थाम लिए। चले, मैं उसको बैठे देखकर बोला तो वो फिर टस से मस ना हुई। नहीं, पहले मेरी एक शर्त है। वो मजबूत लहजे में बोली। कैसी शर्त? अयान ने पूछा। मैं ऑफिस नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना खर्च खुद उठाऊंगी। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। वो एतमाद से बोली। पर यह मुमकिन नहीं है। वो संजीदगी से इनकार कर गया। तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ नहीं जा रही। वो भी अपनी आदत के बरक्स जिद्दी बन गई। ठीक है, पर अब आप मेरे साथ चल रही हैं। उसने उसके आगे हथियार डाल दिए। चले, वो तैयार हो गई तो उसके साथ बाहर आ गया और उस सारे घर वालों की आदत और मिजाज के बारे में बताने लगा। घर पहुंचते पहुंचते वो सबका गायबाना तारुफ उससे करवा चुका था। खबर थी या धमाका, सब उसे और उसके साथ आने वाली उस मासूम सी लड़की को देख रहे थे जिसका चेहरा बहुत पाकीज़गी और नूर से दमक रहा था। बासित तो उसे ऐसे देख रहा था जैसे लड़की ना हो, कोई बम हो जिसे छू लोगे तो वो फट जाएगा। आपसे भाई ने सच में शादी कर ली है? आपसे यानी एक लड़की से? वो हवंग शक्ल लिए उससे पूछ रहा था, जबकि उन दोनों का सांस उसके पहले अल्फाजों में अटक गया। पापा, मैं आपको सब हालात बता चुका हूँ कि किन हालात में ये शादी हुई। अगर लाइबा की अम्मी का मसला ना होता तो मैं सबसे पहले आप लोगों को लाइबा से मिलवाता। पर हालात, पापा, क्या मैंने कुछ गलत किया? लाइबा जो उसको गौर से देख रही थी, आखिर में उसकी आंखों में नमी देखकर चौंक गई। अरे यार, नहीं मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल ठीक किया, पर मुझे तुम पर फ़ख्र है। उन्होंने झट से दोनों को गले लगा लिया। वो भी लाइबा को बहुत पसंद करते थे। भाभी, आप कुछ नहीं बोलती क्या? बासित जो उससे बात करने के लिए बेचैन था, सऊद साहब के जाते ही वो बोला तो वो सिटपटा गई। यार, ये एक दिन की दुल्हन है, बोलती हुई अच्छी नहीं लगेंगी। असद बहुत बारिश से बोला तो साथ भी झट बोला। हाँ, अभी तो हमें भैया से नेक भी लेना है। बासत ने भी तायीद की तो अयान हैरान रह गया। कौन सा नेक?
अयान ने पूछा, भैया आपकी कोई बहन नहीं तो क्या हुआ, हम हैं ना आपकी बहन और भाभी की नंदे। बासित शरारत से बोला तो सब हंस दिए। भाभी प्लीज़ कुछ तो बोलिए। बासित फिर बोला तो वो घबरा गई। मुझे नमाज़ पढ़नी है, उसकी मुतरन्नम आवाज़ में ये जुमला सुनकर वो तीनों हंस दिए और अयान भी मुस्कुरा दिया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सोफे पर बैठी थी। चौंक कर उसे देखा। गंदमी रंगत, डार्क ब्लैक जहानत से चमकती आंखें और घनी मूंछें, वो बहुत वजीहा था। लाइबा उसे देखकर नागवारी से मुंह फेर गई। तुम एक काम करो, बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। वो उठकर बेड पर आ गई। वो चेंज करके आया तो वो हनूज वैसे ही बैठी थी। कोई बात करनी है तुमने? वो निकाह के बाद से ही उसे तुमसे मुखातिब कर रहा था। हाँ, आपने अंकल से बात की ऑफिस के बारे में? वो बगैर तमहीद बांधे बोली। हाँ कर ली, तुम आ सकती हो ऑफिस। वो संजीदगी से बोला और करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे अपना दिल धोखा देता हुआ महसूस हो रहा था, पर वो अपनी तब्दीली को कोई नाम नहीं दे पा रहा था। इसी तरह सोचते सोचते वो नींद की वादी में गुम हो गया। उसके निकाह को 4 माह हो गए थे और वो ऑफिस लगातार जा रही थी, जबकि सऊद अहमद और अयान भी उसे कई दफ़ा मना कर चुके थे, पर वो उनसे ज़िद करके मनवा लेती थी। वो अपना मुकम्मल फ़र्ज़ निभा रही थी, इसलिए वो भी उसे कुछ नहीं कह रहे थे। उसके घर में आने से घर का नक्शा ही बदल गया था। इतने बड़े घर में नौकर तो बेशुमार थे, मगर तरतीब नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसके आने से घर में भी तरतीब आ गई थी और घर भी औरत के वजूद से आशना हो गया था। साद, असद और बासित तो उसके दीवाने थे और वो भी उनको बिल्कुल भाइयों की तरह चाहती थी, और वो लोग भी उसको बहन का दर्जा देते थे। और बासित तो उसके पीछे ही रहता था, उससे अपनी हर ज़िद मनवाता था, उससे हर बात शेयर करता था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो उसके साथ बचपन से हो। वो भी उससे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। और जब वो ये सोचती कि जब उनको सच्चाई का पता चलेगा तो क्या होगा, और वो उससे ज़्यादा सोच ही नहीं पाती थी। वो अयान से बात नहीं करती थी, पर उसके सारे काम अपने हाथ से करती थी। शुरू में उसने मना किया, पर उसकी जुटाई देखकर खामोश हो गया। अयान जब भी उसे देखता तो वो उसे नमाज़ पढ़ती, कोई काम करती या अपने तीनों भाइयों के साथ दिखती। वो देखता था कि वो इन तीनों को कितनी मोहब्बत देती थी, वो भी उसे कितनी इज्जत देते थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उसे लाइबा पर गुस्सा आता था, जो उसे टाइम ही नहीं देती थी, और वो उसकी मोहब्बत में दीवाना हुआ जा रहा था। उसे अच्छी तरह से याद था कि जब उसने सारिम को अपने निकाह का बताया था तो उसने कहा था, वो लड़की बहुत प्यारी है, देखना तुझे इन 6 महीनों से पहले ही उससे मोहब्बत हो जाएगी। पर उसने बड़े गरूर से इनकार कर दिया था, और अल्लाह को उसका यही गरूर पसंद नहीं आया था, और वो उसकी मोहब्बत में पूर पूर डूब गया था। वो जाने के लिए तैयार हो रही थी। आज अयान के एक दोस्त ने उन्हें इनवाइट किया था। वो ब्लैक साड़ी में अपने आप को पार्टी की मुनासबत से सजा रही थी। वो हैरान थी अयान के रवैये पर। अगर इस रिश्ते को ख़त्म होना ही था तो फिर ये सब क्यों हो रहा था? उसे हर किसी से मिसेज़ अयान सऊद के नाम से क्यों तारीफ़ करवाया जा रहा था? उसकी अकल वाकई हैरान थी। हुस्न न मांग इस खुदा से, नसीब मांग ये दोस्त। हुस्न वाले अक्सर नसीब वालों के ग़ुलाम हुआ करते हैं। इस शेर पर वो उछली पड़ी थी। वो समझ ही नहीं सकी थी, बस अपने पीछे उसका अक्स देख रही थी जो उसे इस्तेहकाक भरी नज़रों से देख रहा था। वो समझ नहीं पाई थी ये शेर था या तंज या फिर मजाक, पर वो परेशान ज़रूर हो गई थी उसकी निगाहों से। बहुत अच्छी लग रही हो ऐसे, उससे उसके पीछे खड़े होकर ऐसे पर ख़ास तौर पर ज़ोर दिया। वो समझ नहीं पाई थी कि क्या वो उसके और अपने जोड़ के बारे में कमेंट कर रहा था या फिर ये कोई कॉम्प्लीमेंट था उसके हुस्न के बारे में। वो समझने से कतई कासिर थी। चले, उसने सब तासुर ज़ाहिर करके चलने को कहा। वो पशेमान था, शर्मिंदा था, या गलती का एहसास था। उसे उसकी सोचों तक रसाई हासिल नहीं कर पाई थी, इसलिए वो खिला रही थी। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुकी थी और अब डाइनिंग टेबल पर उसका इंतज़ार कर रही थी, जो अभी तक नहीं आया था। वो इंतज़ार करते करते थक गई तो ऊपर जाने के लिए खड़ी हो गई। भाभी कहाँ जा रही हैं? बासित को सबसे ज़्यादा उसका ख्याल रहता था। ऊपर तुम्हारे भैया को देखते हैं, बहुत टाइम हो रहा है, सब वेट करें। वो कहकर आगे बढ़ी। भैया को ही बुलाइएगा, खुद वहाँ मत रह जाइएगा। पता चला फिर हम में से कोई आए और कहे भाभी भैया को नीचे आना था, आपको ऊपर शिफ्ट नहीं होना था। बासित शरारत से बोला तो उसे घूर कर रह गई। उसे यहाँ आकर मालूम हुआ था कि मोहब्बत और खुलूस किसे कहते हैं। हाँ, आप अब तक ऊपर हैं। वो रूम में दाखिल होकर बोली तो रूम की हालत देखकर उसकी ज़ुबान हैरत से गंग रह गई। ये आपने कमरे का क्या हाल बना दिया है? वो बराह रास्त उससे पूछने लगी। सोफे के ऊपर गुलदान था, बेड कवर उल्टा पड़ा था, अलमारी के कपड़े बाहर पड़े थे और सारा कमरा उलट पलट पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि चंद लम्हों पहले यहाँ कुश्ती लड़ी गई हो। यार, मैं अपनी फ़ाइल ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रही थी। वो झिंझलाकर उससे उलझ गया। आपने खुद ही तो बैग में रखी थी रात को। वो झिल्ला कर बोली और फाइल उसके सामने की। अरे वाह, ये तो मिल गई, मगर मैंने खुद देखी थी, मुझे तो मिली ही नहीं। वो खुश होकर बोला तो वो
फिर थोड़ा खिसिया भी गया। देखा होता तो ज़रूर मिलती, वो तंज़िया लहजे में बोली। देखा था, नहीं मिली थी। वो शर्मिंदगी से बोला। मेरा मतलब है आंखों से। वो मुसलसल तंज कर रही थी। मैंने भी इन्हीं आंखों से देखा था, पर मुझे नहीं मिली थी। वो तब गया था उसके इस अंदाज पर। नीचे चले, सब इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते पर। वो भी कहकर नीचे चल दी तो वो सोच कर रह गया, जो लड़की उसकी एक गर्म आंख से डर जाया करती थी, अब उसको तंज और तमसखर के तीर मार रही है। वो उस वक्त ऑफिस में अयान के कैबिन में बैठी उससे फाइल डिस्कस कर रही थी जब इसारिम आ गया। आज यकीन हो गया, तू बहुत बेवफा है। भाभी के आते ही मुझे भूल गया। मैं नहीं आता तो तू मुझे याद भी नहीं करता। वो सख्त नाराज़ था। लाइबा भी मुस्कुरा दी। ऐसी बात नहीं है यार, मैं तुझसे मिलने ही आने वाला था। मैं खुद तुझे याद कर रहा था। बता, क्या मैं रह सकता हूँ तेरे बिना? वो खलूस और मोहब्बत से बोला। वो सच ही बोल रहा था। वो खुद को बहुत अकेला फील कर रहा था और सारिम का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। हाँ, बस अपना ही काम होगा तुझे, वरना मैं कहाँ याद आऊँगा तुझे। वो सख्त नाराज़ लग रहा था। भाभी आप भी नहीं समझाती इसे? उसने लाइबा से शिकायत की। सॉरी, मैं इनके पर्सनल में दखल नहीं देती। वो ये कहकर बाहर की तरफ बढ़ गई तो अयान ने उसे हैरत से देखा। तूने अभी तक भाभी से सुलह नहीं की क्या? जांचती नज़रों से उसे देखने लगा। नहीं। वो सर झुका गया। क्या? हैरत के शदीद झटके से वो उछल ही पड़ा। हाँ यार, वो मौका ही नहीं देती, हर वक्त बस तंज ही करती रहती है। वो पस्त लहजे में बोला। तुमने काम ही ऐसे किए हैं। उसने भी ताना दिया। यार तू भी ऐसा कह रहा है? उसे तासुब से घेरा। मैं क्या, कोई भी कह सकता है कि तूने जो डिसेंट प्रपोजल भाभी के सामने रखा था, उसके बाद वो तुझे एक अच्छा इंसान तो समझेगी नहीं, और अब तो उनके यकीन को तस्दीक भी बख्श रहा है। उनकी बदगुमानी को दूर करने की कोई तदबीर करने की बजाय खामोश तमाशा देख रहा है। उसने ठीक ठाक उसकी क्लास ली तो वो सर झुका गया कि वो वाकई गलती पर था। वो मैं यार, उसने कुछ कहने का कसद किया, फिर बोल पड़ा। तू बस भाभी की बदगुमानी दूर करने की कोई नई राह ढूंढ आयान। अगर वो चली ही गई तो तू क्या करेगा? वो बोला तो वो भी खौफजदा हो गया। नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगा। उसने भी अज़म से कहा। ज़रूर करना, पर पहले मुझे तो कुछ खिलाओ पिलाओ। क्या सूखे मुँह रुखसत करने के इरादे? उसने फिर ताना दिया। सॉरी यार, आजकल सब भूल जाता हूँ। उसे दुख भी हुआ अपनी गफलत पर। आजकल वो सब कुछ भूल भाल गया था। उसकी हवासों पर तो सिर्फ लाइबा ही काबिज थी, जो वो उससे आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। वो अपने कैबिन से बाहर आ रहा था जब उसकी नज़र कंप्यूटर डिपार्टमेंट में लाइबा और हमाद पर पड़ी। लाइबा का हंसना से सख्त नागवार गुजरा था, जो हमाद की किसी बात पर बहुत खूबसूरत अंदाज में मुस्कुरा रही थी। वो पहले भी उन दोनों को बातें करता और साथ में हंसता मुस्कुराता देख चुका था, पर आज उसका गुस्सा सवा नेज़े पर था। उसने गुस्से और इश्ताल भरी नज़रों से लाइबा को घूरा तो वो उसकी नज़रों की ही तपश थी जो वो उसकी तरफ मतवज्जा होगी, और उसकी सुर्ख आंखों में नाचता गुस्सा और नागवारी देखकर हैरत ज़दा होगी। और वो उसके देखते ही वापस अपने कैबिन में चला गया। और लाइबा सोचती रह गई कि उसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वो कैबिन में वापस आकर बैठा ही था कि सारिम आ गया। उसने उन दोनों को देखकर अपने चेहरे के जाविये दुरुस्त किए, फिर भी गुस्सा उसकी आंखों से आया था। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे बताऊं उसे कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं और अब उसे छोड़ नहीं सकता। मेरी अना, मेरा मर्दाना वक़ार ये गवारा नहीं करता मैं उसके आगे झुकूं और उसे किसी गैर के साथ हंसता देखूं। देखना भी मुझे जहर लगता है। वो बेबसी से बोलता उसे काबिल रहम लगा। यार तू ही बता, मैं क्या करूं? वो उससे पूछने लगा। कुछ नहीं, बस अपनी अना को पसपुश डालकर उसे कह दे कि तू उससे बहुत प्यार करता है और उससे अलग नहीं होना चाहता। उसने आसान सा हल बताया। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अगर उसने मना कर दिया तो मेरी मर्दानगी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो कतई लहजे में कहता उसका मशवरा रद्द कर गया। फिर क्या करेगा? उसके जाने का इंतज़ार उसने गुस्से से पूछा। तू बेफिक्र रह, ऐसी राह निकालूंगा कि उसके आगे कोई रास्ता ही नहीं रहेगा और वो मुझसे अलग होने का भी नहीं सोचेगी। वो कुछ सोचकर मुस्कुराया तो सारिम उसके अंदाज देखकर खौफजदा लहजे में बोला। तू क्या करने का सोच रहा है? बस तू देखता जा, मैं क्या करता हूँ। कुछ ऐसा ही करूँगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया तो उसे देखकर तासुब से सर हिला गया, जो अपनी अना के ख्वाब में बंद था। वो कमरे में आए तो वो नमाज़ पढ़कर जानमाज़ तय करी थी। वो जब से यहाँ आई थी उसने एक चीज़ नोट की थी कि वो कोई भी नमाज नहीं छोड़ती थी। पक्की मोमिना थी और उसको इसकी ये आदत बहुत पसंद थी। वो सोफे पर बैठा था। वो बेड पर टिक गई और अल्फाज तरतीब देने लगी कि बात की शुरुआत करे तो कैसे। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अयान वो तमहीद बांध कर गोया हुई तो वो उसके बात करने के इस अंदाज पर चौंक गया। वो उससे बात ही नहीं करती थी और अगर करती भी थी तो वो भी शाज़ो नादिर ही करती थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो संजीदगी से बोला। उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो क्या बात करने वाली है।
मैं आपको बताना चाहती थी कि भाई की कॉल आई थी, उन्होंने शफ़क़ से नंबर लेकर मुझसे रब्ता किया था और वो अपने किए पे बहुत पशेमान है। मैं उनसे 1 महीने से राब्ते में हूँ और उनको हमारी शादी की सच्चाई भी बता चुकी हूँ। वो इस हफ़्ते मेरा वीज़ा और सीट कन्फ़र्म करवा देंगे। वो झिझक कर बोली तो वो हैरानगी से उसे देखने लगा। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? वो नासमझी की कैफ़ियत में पूछ गया। मेरा मतलब है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म होने वाला है और मैं तलाक चाहती हूँ। भाई मुझे अपने पास बुला रहे हैं और मैं वापस जाना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। वो मज़बूत लहजे में बोली तो वो उसे देखे गया। ये नामुमकिन है, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, कभी नहीं। वो जज़्बाती होकर फ़ौरन मना कर गया। ये क्या कह रहे हैं आप? वो हवास बाख्ता होकर बोली। तो वो चलता हुआ उस तक आया और उसके साथ बेड पर टिक कर अपनी बात पर ज़ोर देकर बोला, नहीं दूँगा मतलब नहीं दूँगा। उसका इत्मीनान काबिल-ए-दीद था। वो बस देख कर रह गई। कैसे नहीं देंगे? आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। वैसे भी मैं अपनी ज़िंदगी खुदगर्ज़ और मतलब परस्त इंसान के साथ नहीं गुजार सकती। वो उसकी तरफ देखकर हकारत से बोली तो वो उसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत देखकर हैरान रह गया। देखो लाइबा, पापा असद, साद और बासित तुमसे बहुत प्यार करने लगी हैं, इसलिए उनकी खुशी के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी मोहब्बत छुपा कर बोला। आप ऐसा नहीं कर सकते। वो सुकून से इस्तेज़ाई अंदाज में बोली। उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट रक्सा थी। क्या कहना चाहती हो तुम? वो सख्त लहजे में उससे पूछने लगा। उसको उसका तज़हीक भरा अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब ये कि आप मुझे नहीं रोक सकते। उसने गहरा तंज किया। कैसे? उसने त्योरी चढ़ाकर पूछा। मतलब ये कि आपने खुद मुझे ये इख्तियार दिया था कि मैं आपको छोड़कर जब जाना चाहूँ जा सकती हूँ और आपने साइनशुदा गारंटी पेपर्स भी मेरे पास है। वो तंजिया बेलचक लहजे में बोली तो वो भौंचका रह गया। वो तो इन पेपर्स को भूल ही गया था। अब उसे जो भी करना था जल्दी करना था। वो उसकी मोहब्बत थी, उसकी इज्जत थी, उसकी रग रग में समा गई थी। वो इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकता था। कौन से पेपर्स? वो कुछ सोचकर अनजान बनकर बोला था। वो गुस्से में आ गई। वही पेपर्स जो आपने मुझे दिए थे। इस तरह अनजान बनने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो तेज़ लहजे में बोलती हुई अलमारी से वो पेपर्स निकाल कर लाई तो अयान ने उससे वो पेपर्स उचक लिए और उनके 2 टुकड़े कर दिए। उससे ये सब इतनी फुर्ती से किया कि वो हैरान और परेशान हो गई। ये क्या किया आपने? वो गुस्से और खौफ से चीख पड़ी। वही जो तुमने देखा। तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं और तुम किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू कर सको। वो भी तंजिया बोला। आप कुछ भी कर ले, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। वो भी गुस्से से बोली। तुम जानती हो एक शरीफ और पाकबाज औरत की निशानी क्या होती है? कि वो एक बार जिसको अपना तन और मन वार दे, फिर उसके बाद किसी के बारे में नहीं सोचती। उसके ज़िद्दी लहजे में बला की मजबूती थी और वो अंदर तक दहल गई थी। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे झूठ और फ़रेब की बुनियाद पर शुरू की हुई ज़िंदगी कतई पसंद नहीं है। वो फट पड़ी। मैंने क्या कहा? मैं जानता हूँ मुझे तुम्हें कैसे रोकना है। मुझे पता है। वो तंज़ी अंदाज में मुस्कुराता हुआ लैंप ऑफ करके उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़ा तो वो चीख पड़ी, प्लीज़ लीव मी। सुनो, अब मैं तुम्हारे नखरे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं कोई नामहरम नहीं हूँ। कानूनी और शरई तौर पर तुम मेरी बीवी हो, क्या समझी? उसने उसको झटका दिया तो वो उसके हिसार में आ गई और उसका सर उसके सीने पर था और वो बहुत धौंस, रोब और फतामंदी से कहकर मुस्कुरा दिया तो वह सहम गई। चंद लम्हों में वो पूरी तरह उसकी गिरफ्त में आ चुकी थी। उससे बहुत मज़ाहमत की, एहतजाज किया, मगर वो सुन ही कब रहा था। वो एक कोने में दुबकी रो रही थी और उसे रोता देखकर वो नादिम हो रहा था, पर एक तरह का सुकून भी था कि वो अब उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। पर उसका रोना उसे पशेमान कर रहा था। देखो लाइबा, मैंने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था। तुम मेरी बीवी हो, माना कि हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, पर तुम मेरे निकाह में हो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वो बेजारी से बोला। उसका रोना उसे आजिज़ कर गया था। लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं चाहती थी। आपने सही कहा था कि एक शरीफ औरत कभी भी अपना आप अपने शौहर को सौंपने के बाद कहीं नहीं जाती, पर मैं आपके साथ रहूंगी भी नहीं। आप देखें और वक्त का इंतज़ार करें। वो काटदार लहजे में कहती बाहर चली गई तो वो ठंडी सांस भर के रह गया। उस हादसे को गुजरे 4 माह हो गए थे और आजकल उसे अपनी हालत कुछ अजीब सी लग रही थी। कभी चक्कर आ जाते तो कभी उल्टी महसूस होती। जब उससे अपना चेकअप करवाया तो हैरान रह गई। वो माँ के उस ओहदे पर फाइज हो गई थी जिसे पाकर एक औरत बहुत अजमत और खुशी महसूस करती है। पर उसके अंदर एक मलाल जाग गया कि ये निशानी प्यार की नहीं, ज़बरदस्ती की थी। ये मोहब्बत नहीं, एक ज़िद थी। और वो जो सबका ज़िम्मेदार था, उस सबसे अनजान था, और वो भी तो इस सितमगर से जाने अनजाने में मोहब्बत कर बैठी थी, पर दोनों की ही अना आड़े आ रही थी। वो कुछ सोचकर एक बहुत बड़ा फैसला कर गई थी। उसे गए 8 महीने से ज़्यादा हो गए थे, पर सब उसकी याद में पागल हो रहे थे। कोई भी उसके जाने की वजह नहीं जानता था, और जो जानता था वो खुद हर वक्त उदास और दुखी रहता था। ऐसा लगता था जैसे अब उसे जीने की आरज़ू ही ना हो।
अयान ने उसका ख़त पढ़ा था जिसमें उसने साफ लिखा था कि एक औरत का गरूर उसकी असमत होती है और अगर वो ना रहे तो वो औरत जिंदा लाश बन जाती है। आप मेरे शौहर थे, अगर आप मुझसे मेरा सब कुछ मोहब्बत से और माफ़ी के 2 बोल कहकर मांगते तो मैं खुशी खुशी सब कुछ आपको दे देती, पर आपकी ज़िद, अना और गरूर ने मुझे इश्ताल दिला दिया था। पर उस रात का सलूक मैं भूल ही नहीं पाती हूँ। आपको पता है हम औरतों की ज़िंदगी भी बड़ी अजीब होती है, हम पल पल जीती हैं, पल पल मरती हैं, और जिनके लिए ये सब होता है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपसे जुदाई उस वक्त ले रही हूँ अयान जब मुझे यकीन हो गया है कि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ, पर अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे माफ़ कर दीजिएगा आपकी लाइबा। वो उसका ख़त पढ़कर अंगश्त बदंदा रह गया। वो तो समझ रहा था कि लाइबा उससे हमेशा नफरत करेगी और वो अपने सच्चे जज्बों की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, पर वो उसे हर जगह गलत साबित कर गई थी। उसके जाने के बाद घर में सन्नाटे फैल गए थे। साद और असद 8 महीनों की टूर पर चले गए थे। बिजनेस के सिलसिले में पापा भी बिजी थे, सारिम भी आउट ऑफ सिटी था। 1 साल के लिए पर मोबाइल पर उसका कांटेक्ट रहता था। बासित तो उससे बात ही नहीं करता था, अजीब सर्द सा अंदाज हो गया था उसका। सुबह यूनिवर्सिटी जाता और रात को 9 बजे तक वापस आता। उसकी अपनी ही एक दुनिया थी और हर वक्त बुलाया बुलाया फिरता था। कमरे में उसकी खुशबू थी, वो वहां से भी भागता था। अयान लाउंज में टीवी खोलकर सोफे पर बैठे तो साइड में पड़े पर्स पर उसकी निगाह पड़ गई। उसमें से एक या दो 3 महीने के बच्चे की तस्वीर लगी हुई थी। उससे पर्स उठाकर उस तस्वीर को वो देखा तो वो बच्ची की तस्वीर लगी। बेइंतहा खूबसूरत बच्ची थी। वो उसे बिल्कुल लाइबा की शक्ल की लगी। उसने तस्वीर को गौर से देखा और अपनी बचकाना सोच पर खुद ही हंस दिया। भला वो लाइबा की बेटी कैसे हो सकती थी? भाई मेरा पर्स। बासित उसके हाथ में पर्स देकर बोला तो वो चौंक गया। हाँ, ये किसकी तस्वीर है? उसने पूछा। ये मेरे दोस्त की बेटी की तस्वीर है, उसका फ्रेम बनवाना है इसलिए मेरे पास है। वो जल्दी से बोला तो वो चौंक गया। उसके लहजे में कुछ ऐसा ज़रूर था जो उसे झटका गया, पर वो समझ नहीं सका। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है, बहुत मिलती है इसकी शक्ल किसी से। वो खोए खोए लहजे में बोला तो उसे उस पर तरस आया, पर उससे खुद को मजबूत कर लिया। अच्छा, किससे? वो तंजिया पूछने लगा। लाइबा से। वो उसका तंज महसूस ना करते हुए बोला। हैरानगी है जो हमेशा के लिए लाया ही नहीं गया हो, उसको क्या याद करना? उसने जोमानी लहजे में कहा तो वो कुछ अक्स नहीं कर पाया। वैसे भी वो उससे काफ़ी अरसे बाद मुखातिब हुआ था, वरना उनके दरमियान सिर्फ सलाम दुआ ही थी पिछले 8 महीनों से। सही कहा तुमने। अक्सर कुछ चीज़ें पहले ही आपकी कमिटमेंट होती हैं, फिर आदत बनती हैं और फिर ज़िंदगी की ज़रूरत बन जाती हैं। वो अफसरदा लहजे में बोली। हाँ, पर जब वो दूर चली जाएं तो उनकी कदर होती है, और अक्सर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी झूठी अना में फंस कर अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। बासित ने काटदार लहजे पर वो उसकी तरफ देख कर रह गया। ओके, फ़िलहाल मैं चलता हूँ, जल्दी में हूँ, वो कहकर चला गया। और अयान उसकी ज़ौमैनी बातों पर गौर करता रह गया। भाभी भैया बहुत पेशेमान हैं, बहुत नदामत और शर्मिंदगी महसूस करते हैं अपने किए पर, और हमारी गुड़िया पर उनका हक भी तो है कि वो उसे देखे, उसे प्यार करें। सच, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप साद और असद भाई से पूछ लें, वो वाकई बहुत शर्मिंदा है। बासित ने असद और साद की तरफ इशारा किया जो आज ही वापस आए थे, और बासित के बताने पर कि वो जानता है भाभी कहाँ है और उनकी भतीजी भी है, यहाँ आ गए और अब अपनी भतीजी को लिए उसको घर चलने के लिए राज़ी कर रहे थे। नहीं बासित, मैं वो सब नहीं भूल पा रही, मुझे कुछ वक्त चाहिए। अगर उस रात तुम मेरी वो बातें जो मैं अपने आप से कर रही थी नहीं सुनते तो कभी भी इस बात से वाकिफ़ नहीं हो पाते। इस राज को हमेशा पोशीदा रखती, पर सिर्फ तुम्हारे कहने पर तुम्हारे साथ यहाँ आ गई और पापा का घर बेचकर ये फ्लैट ले लिया। तुम पिछले 8 महीनों से यहाँ आ रहे हो, मैंने मना नहीं किया, पर प्लीज़ ये टॉपिक मत खोलो। वो कतई लहजे में बोली तो वो भी चुप हो गया। भाभी, उसकी आंखें तो बिल्कुल बासित जैसी हैं, साद हैरानी से बोला। उसकी डार्क ब्राउन आंखें देखकर। जी हाँ, ये बिल्कुल अपने छोटे चाचू पर गई है, वो कर और फ़ख्र से बोला तो वो हंसी। बस अब एक ही दुआ है कि आदतों पर अपने चाचू पर न जाए। असद भी शरीर लहजे में बोला तो वो घूर कर रह गया। हाँ, ये बिल्कुल बासित की तरह है। क्योंकि कहते हैं जिसको ज़्यादा देखो बच्चा बिल्कुल उसी के जैसा होता है। महक के होने से पहले सबसे ज़्यादा बासित मेरे पास रहा है। वो बासित को देखकर बोली। वैसे भाभी, ये सब सिर्फ आपके पास आता था या किताबें भी खोलता था? असद ने लतीफ़ सा तंज किया तो वह पहलू बदल कर रह गया। इसकी किताबें सिर्फ काकरोच मारने के काम आती हैं, पढ़ने के नहीं, बल्कि किताबें तो इससे इल्तिजा करती हैं कि मोहतरम बासित सऊद हमें आकर अपनी एक झलक दिखला दें। आपकी दासी आपकी याद में तड़प रही हैं। साथ ने भी ताना दिया तो वो मुंह बनाकर कहा। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग ऐसे हंसी खुशी घर लौटे तो अयान को इन तीनों को एक साथ इतना खुश देखकर खुशगवार हैरत हुई, क्योंकि वो लोग मुस्कुराना ही भूल गए थे। फिर तो इन तीनों ने 9 बजे घर में घुसता अपना मामूल बना लिया। तो उसे उनकी हरकतें मशकूक लगी और कई बार उनके मुंह से महक का नाम भी सुन चुका था। तजस्सुस के मारे
तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने एक दिन उनका पीछा किया तो उनको लाइबा से मिलते देखकर हैरान और खुश हो गया, लेकिन फिर अपनी इतनी अजियत याद आई तो इश्ताल में आ गया और वापस पलट गया। कहाँ से आ रहे हो तुम तीनों? उसने इन तीनों को हंसते मुस्कुराते आते देख कर सवाल किया। वो भाई हम एक दोस्त के घर गए थे। वो तीनों गड़बड़ा गए। अच्छा, आजकल तुम्हारे दोस्त क्लिफ्टन फ्लैट में रह रहे हैं? वो तंजिया बोला तो वो तीनों घबरा गए। वो भाई हम लोग आपको बताने ही वाले थे, बासित बोला तो उसने उसकी बात काट कर दरश्तगी से बोला। कब बताने वाले थे? जब मैं शर्मिंदा होकर मौत को गले लगा लेता। उसके लहजे में दुख हलकोरे ले रहा था। वो तीनों शर्मिंदा हो गए। भाई हम माफ़ी चाहते हैं, पर आपने भाभी के साथ अच्छा नहीं किया था, बासित हिम्मत करके बोला तो वो तंजिया बोला। और वो जो तुम लोगों ने 8 महीने से किया, मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, पर निकाह के बाद मैंने जो कुछ भी सोचा सब उल्टा होता चला गया। मैं उसको बुरा साबित करके इस रिश्ते से छुटकारा चाहता था, लेकिन खुद ब खुद इस रिश्ते को मजबूत करता चला गया। आखिर में उसके लहजे में एक तपिश थी। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं भाई, हमने गलत किया। बासित उसके गले लग गया और उसकी आंखों में आई नमी साफ की। कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी, पर तुम लोग रोज़ उसके पास जाते थे, फिर भी मुझे कभी नहीं बताया। वो अब वो खफगी दिखाने लगा। वो भाई अगर आपको बता देते तो सज़ा किसे देते? साथ शरारत से बोला तो सब मुस्कुरा दिए। वैसे तुम लोग इतनी देर वहाँ क्या करते थे? अब उसने असल सवाल किया सख्त लहजे में। वो भाई हम अपनी शहजादी से मिलने जाते थे, बासित पुरजोश होकर बोला। कौन सी शहजादी? वो हैरानगी से बोला तो वो तीनों खसे आकर मुस्कुरा दिए। भाई हमारी शहजादी और आपकी बेटी महक खैर से 3 महीने पहले आप बाप के ओहदे पर फाइज हो चुके हैं। असद ने धमाका किया तो वो खुशी और हैरत में गुम हो गया। क्या मैं बाप भी बन गया? वो हैरत से बोला। जी हाँ, वो तीनों खुशी से कोरस में बोले। अच्छा भाई, अब आप जाकर भाभी को मनाकर जल्दी से ले आएं। पापा भी जल्दी आ जाएंगे तो वो अपनी नन्ही सी गुड़िया को देखकर खुश हो जाएंगे। अब ये वीरान घर काटने को दौड़ रहा है, आप प्लीज़ जल्दी से भाभी को जाकर ले आएं। बासित बेताबी से बोला तो वो उसके सर पर चपत लगाकर उठ गया। फिर कुछ याद आने पर मुड़ा। बासित, तुम्हारे वॉलेट में जो तस्वीर थी वो महक की थी ना? वो वसूख से बोला तो बासित इस बात में सर हिला गया और वो आगे बढ़ गया। वो महक को चुप करवा रही थी। जब डोर बेल हुई वो महक को साथ लिए बाहर आई और उस वक्त हमेशा बासित आता था, इसलिए दरवाज़ा बगैर पूछे खोल कर मुड़ी और कहा, बासित दरवाज़ा बंद कर लो, आज तुम्हारी शहजादी ने नाक में दम कर दिया है। वो चलते हुए बोली। कोई जवाब ना पाकर मुड़ी तो अयान को सख्त तेवरों से घूरता देखकर साकित रह गई। आप वो शौक लहजे में इतना ही बोल पाई, पर उसका दिल कह रहा था कि अब वो कोई नया इल्ज़ाम देगा और वो बस ये कहने की उम्मीद करती रह जाएगी। हाँ, मेरा भूत नहीं है। और तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? तंज बहुत गहरा था। नहीं, वो मैं घबराहट में उससे बोला ही नहीं गया। वो इंतहाई इत्मीनान से उसके करीब आया और महक को उसकी गोद से लेकर प्यार करने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ईमानत को मुझसे छुपाने की? वो सख्ती से बोला तो उसके आंसू टप टप गिरने लगे। जब से उससे मोहब्बत हुई थी, नफरत कहीं जा सोई थी और वो उससे फिर से डरने लगी थी। आंसू साफ करो अपने और मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। वो सरजंश करते हुए बोला तो उसने झट आंसू साफ कर लिए। तुमने ज़रा भी एहसास नहीं किया मेरा और मेरी बेटी को भी मुझसे जुदा करके रखा? वो दुख से बोला और उसे इल्ज़ाम दिया। मैंने एहसास नहीं किया। और आपने जो मेरे साथ किया वो क्या था? पहले निकाह के लिए मजबूर किया, फिर निकाह ख़त्म करने की बात की और जब मैंने अलहदगी चाही तो खुद को मुझ पर मुसल्लत कर दिया, क्योंकि आपकी अना इज़्ज़त और गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि मैंने आपसे अलहदगी क्यों मांगी। आपकी मर्दानगी को ये बात गवारा नहीं हुई तो आपने आपसे जो बन पड़ा आप उसको अपना हक समझकर वैसा सलूक रवा रखा। फिर जब मुझे महक के आने की खबर हुई तो मुझे लगा कि कहीं आप इसे मुझसे जुदा ना कर दे, इसलिए घर से निकल गई। पर बासित को सब सच्चाई पता चल गई। मैंने कभी भी आपके भाइयों को आपके खिलाफ नहीं किया, पर मैं अपनी बेटी आपको कतई नहीं दूंगी। आज तो वो फटी पड़ी थी, गलती उसकी थी और उसने मोर्द इल्ज़ाम भी उसे ठहराया था। वो अपना सारा गुबार निकाल चुकी थी, वो पुरसुकून हो गया था। वो भी यही चाहता था कि वो अपनी सारी दिली शिकायत उसके आगे कह दे। हो गया या कुछ बाकी है? वो संजीदगी से गोया हुआ तो वह नरूठेपन से चेहरे का रुख मोड़ गई। लाइबा, मैं मानता हूँ मैं अना के खौल में बंधा था, पर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आज मैं अपनी अना का बुत पाश पाश करके तुम तक आया हूँ। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? वो दिलकश लहजे में उससे बोला तो वह शक की नज़र से उसे देखने लगी। ऐसे मत देखो, मैं बहक जाऊंगा। वो शरारत से बोला तो वो उसकी आंखों की सच्चाई पर यकीन कर गई और आंखों से खुशी के आंसू रवां हो गए। अरे अब क्यों रो रही हो? उसने आंसू साफ करके उसे गले लगाया और महक को प्यार किया। आपने मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया। वो शिकायत करने लगी। बकरा नहीं, बकरी, उसने संजीदगी से तस्सीह की। हाँ वही, वो आंसू साफ करते हुए जल्दी में कह गई तो उसका जानदार कहकहा फिजा में गूंजा। लाइबा, इस सोफे के लिए बहुत शुक्रिया, उसने महक को देखते हुए मोहब्बत पाश लहजे में कहा।
आपको यहाँ का पता कैसे चला? उसने सवाल किया तो उसने सारी रुदात सुना दी। मैंने उन तीनों की खूब क्लास ली है, अब तुम्हारी बारी है, वो संजीदा लहजे में बोला। तो वह हैरत से उसे देखने लगी। कैसी सज़ा? यही कि अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, कभी मुझसे जुदा नहीं होगी, उसने मुस्कुराते हुए से मुश्किल से निकाला। मंजूर है, वो खुशी से राजी हो गई। अच्छा, अब चलने की तैयारी करो, सब तुम्हारा और इस नन्ही गुड़िया का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो उसे अलग करते हुए बोला तो वो मुस्कुराते हुए अंदर चली गई, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि अब ज़िंदगी बहुत सहल हो गई है, क्योंकि अब उनके बीच कोई मजबूरी नहीं बल्कि मोहब्बत थी। अब वो एक साथ मोहब्बत की राह पर गामजन थे। इसके साथ ही ये कंप्लीट शॉर्ट नावल अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेस्ड नावल कैसा लगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।